जय हिंद। आज मैं आप लोगों को सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि क्लास 9 और 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल, पहले सेल का हम लोग टेक्निकल नेम देख लेते हैं, टेक्निकल नाम देख लेते हैं। सेल को साइटों के नाम से जाना जाता है। सेल को साइटों के नाम से जाना जाता है और सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले सेल का हम लोगों ने टेक्निकल नाम देखा कि सेल का टेक्निकल नाम साइटो होता है और सेल के स्टडी को यानी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ देख लेते हैं कि सेल का अर्थ क्या होता है। तो सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा यानी सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा इसको क्यों कहते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसकी खोज पर चलते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, यानी सेल का डिस्कवर किसने किया। तो देखते हैं। बात है सन 1665 ईस्वी की कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा कि उस कॉर्क की पतली स्लाइस के अंदर छोटे छोटे घर उनको दिखाई दिए। यानी जब उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा तो उन्होंने पाया कि कॉर्क की पतली स्लाइस के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे घर दिखाई दिए और उसी को उन्होंने कोशिका नाम दिया, सेल नाम दिया। ये कब की बात है? तो 1665 की बात है। किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज किया 1665 ईस्वी में। वो भी जो उन्होंने खोज किया वो एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। यानी जो उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को देखा तो उस समय जब उन्होंने उसको देखा तो वो डेड सेल थी। कॉर्क की पतली स्लाइस के अंदर जो मधुमक्खी के छत्ते के समान जो कोशिका उन्होंने देखा वो कैसी थी? मृत थी। यानी उन्होंने मृत कोशिका को खोजा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो 1683 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की, यानी जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की तो आपको रॉबर्ट हुक ही लगाना है। लेकिन अगर आपको जीवित कोशिका के बारे में आए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की तो आपको लगाना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं इसका डेफिनेशन, देखते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल and fundamental unit of life, यानी कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक मौलिक इकाई है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि कोशिका सबसे छोटा कण है। ये गलत बात है, क्योंकि कोशिका छोटा कण नहीं होता। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंगक होते हैं। यानी कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई है, ना कि छोटा कण है। ऐसा नहीं होता। यानी कोशिका की ये सबसे छोटी इकाई है। इसी से मिलकर सारे जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, यानी कुछ फिजिकल चीज़ों को देख लेते हैं कि कोशिका रियलिटी में है क्या। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम आगे देखते हैं।
तो आइए मेरे साथ देखिए। तो यहाँ पर आपको ईंट दिखाई दे रही होगी। तो क्या ईंट, अगर मैं ईंट को कोशिका मान लूँ, अगर मैं ईंट को कोशिका मान लूँ तो क्या ये सबसे छोटी इकाई है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। लेकिन उस छोटे छोटे पार्टिकल से ये ईंट बना होगा, ना कि ये ईंट से वो छोटे छोटे पार्टिकल बने हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा छोटा जो ईंट है, अरे ये जो ईंट है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ना कि ये खुद ही छोटा पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। और एक ईंट के बाद दूसरा ईंट है, दूसरी ईंट के बाद और ईंट है, उसी तरह से एक दीवार का निर्माण हुआ है, एक दीवार का निर्माण हुआ है। इससे ये पता चल जाता है कि कोशिका संरचनात्मक इकाई है, सिर्फ जीवों के जो शरीर होता है उसको बनाने वाली एक इकाई है, उस मतलब इसी से मिलकर बना हुआ आगे होता है। लेकिन ये सबसे छोटा कण नहीं है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। आइए कोशिका को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ईंट ले लेते हैं। अगर इधर ईंट, ठीक है, ईंट के बाद ईंट से क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है? कमरा बनता है। और कमरा से एक बहुत बड़ा घर का निर्माण होता है। यहाँ तक आप भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका को ईंट को मान लीजिए, हम कोशिका मान लेते हैं। ईंट को क्या मान लेते हैं? कोशिका। दीवार को ऊतक मान लेते हैं। ऊतक से त्वचा या पेशी मान लेते हैं। और फिर बहुत सारे त्वचा पेशी से एक शरीर का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ईंट को मैं कोशिका मान लूँ तो जिस तरह से ईंट से दीवार बनता है उसी तरह से कोशिका से ऊतक बनता है। जिस तरह से दीवार से कमरा बनता है उसी तरह से ऊतक से त्वचा बनता है। और जिस तरह से कमरा से घर बनता है उसी तरह से त्वचा या अंग से शरीर बनता है। यहाँ हम अंग भी लिख सकते हैं, यानी बहुत सारे अंगों को मिलाकर एक शरीर का निर्माण होता है। आई होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए हम कुछ और इसके बारे में कुछ तथ्य को देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, यानी पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। अगर कोई पूछ दे कि लार्जेस्ट यानी बड़ा, बहुत बड़ा, यानी दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसकी होती है, यानी लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, तो आपको बताना होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बीइंग्स में, यानी मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो ये पुरुष का स्पर्म होता है। ये मेल में पाया जाता है। यानी अगर कोई पूछे कि दुनिया में मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो मेल यानी पुरुष की शुक्राणु यानी स्पर्म की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत छोटी कोशिका होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका यानी मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है,
तो आपको बताना होगा ओवम यानी अंडाणु, अंडाणु यानी स्त्री की अंडाणु की जो कोशिका होती है वो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन यानी मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। यहाँ पर कुछ लोग लंबी और बड़ी का मतलब नहीं समझते हैं। लंबी का मतलब होता है जिस तरह से जो ताजमहल है वो बहुत बड़ा है, ताजमहल बहुत बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, बहुत लंबा है। तो बड़ा मतलब क्या होता है, बड़ा और लंबा में मैं कुछ डिफरेंट बताता हूँ। ये मान लीजिए लंबा ले लेते हैं और ये बड़ा ले लेते हैं। आपको यहाँ बड़ा और लंबा में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा और लंबा में डिफरेंट बताऊँ। तो बड़ा, ये बड़ा मतलब सभी चीज़ डायमेंशन में भी बड़ी होनी चाहिए, डायमेंशन भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी सारी चीज़ें हैं, कुछ हाइट भी कुछ हद तक ऊंचा है, इसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा है, कुछ लंबाई ज़्यादा है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसकी ये एक बहुत बड़ा है। लेकिन लंबा में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी चौड़ाई बड़ी हो, सिर्फ लंबाई में बड़ी कहा गया हो कि लंबाई में बड़ी है। मतलब बड़ा अगर कोशिका मनुष्य में पूछा जाए तो अंडाणु है, लेकिन अगर लंबा पूछा जाए, लंबा मतलब सिर्फ लंबाई में बड़ा हो, अगर सब सिर्फ लंबाई में लंबा कोई पूछे तो हम बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की कोशिका होती है। वह न्यूरॉन की कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं अनडिवाइडिंग सेल यानी विभाजन रहित कोशिकाएं। मनुष्य में या जीवों के शरीर में विभाजन रहित कोशिका किसकी होती है, जिसमें कोई भी विभाजन नहीं होता, तो वो है न्यूरॉन की कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। यही कारण है कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वे हमें मना करते हैं या वे हमें सलाह देते हैं कि हमेशा हेलमेट पहन कर चला कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी कारणवश, क्योंकि उन्हें पता है, साइंस का कुछ रूल उन्हें भी पता है कि यदि ब्रेन में किसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा जोर से चोट लग जाए तो ब्रेन की कोशिका रिकवर नहीं होंगी, टूट जाएंगी। इसलिए बाकी सारे शरीर के लगभग कोशिकाएं तो डिवीजन करती हैं, विभाजन होती हैं, लेकिन ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वे हमें हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं। यानी लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन यानी न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। और अनडिवाइडिंग जो सेल होता है, अभी हमने कहा कि अनडिवाइडिंग जो सेल होता है न्यूरॉन होती है। यानी मनुष्य के शरीर में जो अनडिवाइडिंग सेल होता है वह न्यूरॉन की कोशिका होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस हमें हमेशा सलाह देते हैं कि हेलमेट पहन कर चला कीजिए, क्योंकि अगर इसमें किसी तरह की अगर जोर से चोट लग जाए तो इसकी कोशिका विभाजन नहीं होगा। बाकी सारे शरीर की कोशिका विभाजन हो जाएगी, लेकिन ब्रेन की कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। तो अनडिवाइडिंग सेल यानी विभाजन रहित जो कोशिका ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन की कोशिका कभी विभाजन नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फास्ट डिवाइडिंग सेल, माने ऐसी कौन सी कोशिका है जो बहुत तेज गति से डिवाइड होती है, मतलब बहुत तेज गति से पुनर्निर्माण कर सकती है। डिवाइड कर करके क्या होता है, को टूटना थोड़ी ना होता है कि टूट के फेंका गया, नहीं। डिवाइडिंग का मतलब हुआ कि स्प्लिट करके और वो नए कोशिका का निर्माण करना होता है। तो उसी तरह से फास्ट डिवाइडिंग जो सेल होता है यानी सबसे तेज गति से विभाजन होने वाली जो कोशिका होती है वह लीवर की कोशिका होती है। लीवर की कोशिकाएं होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय हिंद।